और जैसे ही ललित मोदी अपने ग्रुप में बाकी सारे लोगों को फोर्स करने लगे कि भैया मेरे को सुनंदा पुष्कर से मिलना है, तो ये चीज शशि थरूर को पता लग गई। शशि थरूर को जब इस बारे में पता लगा तो शशि थरूर ने सीधा ललित मोदी को फोन किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम सुनंदा पुष्कर से मिलना क्यों चाहते हो? Who the hell do you think you are? And I use the F word. I said fuck you and I banged the phone down. एक ऐसा काला दाग जो शशि थरूर के जीवन से कभी भी नहीं उतार पाया है। कोई भी कोर्ट, कोई भी उनका जो वर्डिक्ट निकला हो केस का, ये दाग हमेशा शशि थरूर के ऊपर रहेगा ही। सुनंदा पुष्कर का कहना ये था कि शशि थरूर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार से एक रिलेशनशिप में है, यानी कि वो एक अफेयर में है मेहर तरार से। इतनी देर में वो नोटिस करते हैं कि सुनंदा पुष्कर एक्चुअली में उठ रही है, तो वो उठाने जाते हैं और देखते हैं कि सुनंदा पुष्कर की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी। एम्स के जो हेड थे, जो इस पूरे फॉरेंसिक टीम को लीड कर रहे थे सुनंदा पुष्कर की बॉडी की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, वो ये बोलते हैं कि मुझे सेंटर के तरफ से, कई सारे पॉलिटिशियन के तरफ से और एम्स के बाकी सारे हेड्स के तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलने के लिए। 9 मार्च 1956 को लंदन में शशि थरूर का जन्म हुआ एक मलयाली परिवार में। पिताजी चंद्रन ठाकुर द स्टेट्समैन के लिए काम करते थे और माताजी लिली ठाकुर पलक्कड़ एक हाउसवाइफ थी। शशि थरूर का बचपन कभी बॉम्बे, कभी कलकत्ता, तो कभी दिल्ली के शहरों में गुजरा, क्योंकि उनके पापा एक ऐसे प्रोफेशन में थे जिसपे जॉब्स अलग अलग स्टेट्स में स्विच होते रहती थी, तो इनकी भी जिंदगी अलग अलग स्टेट्स में बीती। ये वही समय था जब इंडिया नया नया आजाद हुआ था और भारत के हर एक शहर और हर एक गाँव को मॉडर्निटी का एक चस्का लगा हुआ था। और शशि थरूर एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न था। लंदन में पैदा हुए थे वो, तो वो बड़े बड़े शहरों में जाकर अक्सर मॉडर्निटी को और ज्यादा बढ़ावा दिया करते थे। अब शशि थरूर का बचपन इतना ज्यादा आसान था नहीं, क्योंकि इनको बचपन से ही एज़मा था, जिस एज़मा की वजह से इनको बेड पर कई हफ्ते गुजारने पड़ते थे। एज़मा होने की वजह से इनको बहुत सारा समय मिल जाता था किताबें पढ़ने का, तो बचपन से ये कई सारे किताबें पढ़ा करते थे और 10 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कहानी लिख दी थी। आप आज कभी भी शशि थरूर के किसी भी स्पीच को सुनेंगे तो आप उनमें देखेंगे कि कितने अजीब अजीब तरीके के और कितने एडवांस लेवल के वो शब्द यूज करते हैं अंग्रेजी के, जिन शब्दों को सुनकर अंग्रेजों के भी होश उड़ जाते हैं। और ये सब कुछ शशि थरूर के बचपन के वजह से हुआ था। 22 साल की उम्र में अमेरिका के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया और 1978 में यूनाइटेड नेशन में काम शुरू किया। अब यूनाइटेड नेशन में उनका काम यही था कि भारत को रिप्रेजेंट करना, एक ऐसे स्टेज पे, एक ऐसे ग्लोबल स्टेज पे जहां पर हर एक देश आपकी आवाज सुन रहा है। और ऐसे यूएन में भारत को उन्होंने 29 सालों तक रिप्रेजेंट किया। शशि थरूर यूएन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुए थे, क्योंकि उस समय वो कई सारे स्कैम्स को भी एक्सपोज कर दिया करते थे, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बचपन से ही एक रेबल तरीके के बंदे थे, कभी भी किसी के साथ गलत होते हुए ये शशि थरूर जी बिल्कुल भी नहीं देख पाते थे। 2008 में ये वापस इंडिया आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिक्स का शौक था ही, तो फिर ये 2008 में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। 2009 में इलेक्शन होते हैं तो त्रिवनंतपुरम से ये एमपी बन जाते हैं और कई बार त्रिवनंतपुरम से इन्होंने एमपी का जो टिकट है वो लिया है और अपनी सीट को जीता भी है। अब देखिए, शशि थरूर का जब सियासती सफर शुरू हुआ था तो उसके शुरुआत से ही इनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगने शुरू हो चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग शशि थरूर के 2 साइड को देखेंगे। एक ऐसा साइड जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि उनके पास्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और एक ऐसा साइड जो ये दिखाएगा कि क्यों भारत को आज शशि थरूर जैसे नेताओं की जरूरत है, और वो भी बहुत ही गंभीरता से। अपने करियर की शुरुआत से ही इन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड में एक धमाका मचा दिया था। क्रिकेट का इनको बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। जब यूनाइटेड नेशन में हुआ करते थे तो वहां पे उनकी भी वो प्लेइंग 11 बना दिए थे और वहां भी क्रिकेट खेला करते थे उनके साथ। तो जब भारत में आईपीएल की नई नई शुरुआत हुई थी उस समय ललित मोदी के द्वारा, तो उनका भी ये था कि मैं एक टीम लेता हूं आईपीएल में, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा एसेट थे नहीं और उनका उस समय रिश्ता चल रहा था सुनंदा पुष्कर नाम की एक महिला से। अब इस नाम को आप याद रखिएगा, ये नाम बार बार इस वीडियो में रिपीट होगा। सुनंदा पुष्कर एक बिजनेसमैन थी जो कि दुबई बेस्ड थी। अब इनका ताका बहुत ही दिन से भिड़ा हुआ था और नई नई उस समय एक टीम आ रही थी कोची टस्कर्स की। अब सहारा नाम का एक कंपनी था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था उस समय इंडिया में और बहुत ही ज्यादा अमीर भी था। अब इनके पास एसेट बहुत सारे थे। ललित मोदी कई सारे इंटरव्यू में बताते हैं कि सहारा के पास वैसे तो एसेट्स बहुत सारे थे, लेकिन वो फिर भी आईपीएल की एक टीम को अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके बैंक में ज्यादा पैसा था नहीं। और जब नया टीम कोची टस्कर्स इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये जो साउथ के जितने भी प्लेयर्स थे वो बिड करके इस टीम को खरीदना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ललित मोदी किसी भी इन्वेस्टर को नहीं जानते थे तो वो सारे इन्वेस्टर्स से इंडिविजुअली मिलना चाहते थे। 10 इन्वेस्टर थे टोटल इस कोची टीम के लिए और उनमें से 9 से ललित मोदी इंडिविजुअली मिले, लेकिन उसके बाद जब 10वां से मिलने की बारी आई जो कि 25% ऑलमोस्ट 25% कोची टस्कर्स की टीम में स्टेक होल्ड करते थे तो वो उनसे मिले ही नहीं। उस महिला का नाम था
सुनंदा पुष्कर। और जैसे ही ललित मोदी अपने ग्रुप में बाकी सारे लोगों को फोर्स करने लगे कि भैया मेरे को सुनंदा पुष्कर से मिलना है, तो ये चीज शशि थरूर को पता लग गई। शशि थरूर को जब इस बारे में पता लगा तो शशि थरूर ने सीधा ललित मोदी को फोन किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम सुनंदा पुष्कर से मिलना क्यों चाहते हो, तुम्हें क्या करना है उसके बारे में जानकर। और शशि थरूर ने बहुत ज्यादा डराया धमकाया ललित मोदी को। I asked all the shareholders, guys, one by one, I would like to ask each one of your question, and then I'm tick marking everybody. And there's one name I see out there who's missing, a lady by the name of Sunanda Pushkar. I get a call from Shashi Tharoor, 2 o'clock in the morning. How dare you ask about Sunanda Pushkar? I said, Shashi, I'm very friendly to everybody. Shashi, what is the problem? Don't you dare ask about Sunanda Pushkar. If you do, I will have you raided by ED tomorrow. You'll be taken by income tax, and we will jail you. Excuse me? Who the hell do you think you are? And I use the F word. I said, fuck you. And I banked the phone down. अब इसके बाद जो ललित मोदी के बॉस होते हैं वो फोन करते हैं सीधा ललित मोदी को और बोलते हैं कि तुम्हें इस एग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टर है, आई डोंट केयर, तुम्हें इसमें इन्वेस्टर्स के जितने भी हैं नाम को उनको क्लियर करना होगा और तुम्हें आज ही साइन करना पड़ेगा एग्रीमेंट में। प्रेशर में आके ललित मोदी साइन कर देते हैं और शशि थरूर यहाँ से एक स्कैम का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। 25% ऑलमोस्ट स्टेक ओन किया करती थी सुनंदा पुष्कर कोची टस्कर्स में, जबकि वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रही थी कोची टस्कर्स में। और ये तब हो रहा था जब कोची टस्कर्स में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर भी नहीं रही थी सुनंदा पुष्कर, उन्हें फ्री में 25% दे दिया गया था। और ये सब बोला जा रहा था शशि थरूर के वजह से हुआ था। अब अगर हम लोग स्कैम्स के बारे में बात कर ही रहे हैं और सुनंदा पुष्कर का नाम आ ही गया है, तो हम लोग शशि थरूर के लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऐसा काला दाग जो शशि थरूर के जीवन से कभी भी नहीं उतार पाया है। कोई भी कोर्ट, कोई भी उनका जो वर्डिक्ट निकला हो केस का, ये दाग हमेशा शशि थरूर के ऊपर रहेगा ही। वो है सुनंदा पुष्कर के मर्डर का। दिल्ली के होटल में सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर है। सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी कर ली है, फिलहाल ये खबर आ रही है, आपको हम बता दें। अब इस बात को आप समझिए, कोची टस्कर्स का जो डील हुआ था, जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाता है तो ललित मोदी जैसा बोले थे अपने बॉस को कि भैया इनके पास पैसा नहीं है टीम चलाने के लिए, वो अगले ही 2 सालों में वो टीम पूरी की पूरी डूब जाती है और उसके साथ ही साथ सहारा जैसी बड़ी कंपनी भी भारत में डूब जाती है। ललित मोदी जी ने जो बोला था वो सच हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये डील साइन हुआ था कोची टस्कर्स वाला, तो उसी के बाद सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की शादी भी हो गई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। अब इनकी जो मैरिज थी वो ज्यादा दिन टिकी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी शशि थरूर और ये जो सुनंदा पुष्कर है, इनकी मैरिज बहुत ही ज्यादा सोशल थी। पब्लिक को बहुत ज्यादा पता था इनके बारे में। नेटिजन्स जो थे वो बार बार रिएक्ट करते रहते थे इनके फोटोज के ऊपर। और शशि थरूर वॉज वेरी वोकल अबाउट हिज मैरिज, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के मैरिज का डाउनफॉल होने लगा था और इन दोनों के बीच में दरार आने लगी थी। सुनंदा पुष्कर का कहना यह था कि शशि थरूर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट महर तरार से एक रिलेशनशिप में है, यानी कि वो एक अफेयर में है महर तरार से, जिसको उन्होंने एक्सपोज भी किया था। 15 जनवरी के दिन अचानक से शशि थरूर के अकाउंट से कई सारे मैसेजेस वायरल हो जाते हैं और ये मैसेजेस के फोटोज शशि थरूर के अकाउंट से ही पोस्ट किए जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही शशि थरूर बोलते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से ये सारे मैसेजेस यहाँ पे पोस्ट हो गए थे। लेकिन उसके अगले ही दिन सुनंदा पुष्कर और महर, इन दोनों के बीच में ट्विटर पे एक पब्लिक स्पैट होता है, जिसमें बार बार वो अक्यूज करती है महर को शशि थरूर को स्टॉक करने का और बोलती है कि तुम दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है वो सब पता है मुझे। ये थी 16 जनवरी की शाम। इसके बाद आती है 17 जनवरी की सुबह। शशि थरूर एक मीटिंग में बिजी थे और ये सारे के सारे लीला पैलेस में रुके हुए थे, रूम नंबर 345 में, क्योंकि इनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। शशि थरूर जैसे ही वापस अपने रूम में आते हैं, रूम नंबर 345, वो नॉक करते हैं और देखते हैं कोई खोल नहीं रहा है, तो वो गेट खोल के अंदर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सुनंदा पुष्कर सो रही है। तो वो ज्यादा उनको ट्रबल नहीं करते हैं और अपना काम करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो नोटिस करते हैं कि सुनंदा पुष्कर एक्चुअली में उठ नहीं रही है, तो वो उठाने जाते हैं और देखते हैं कि सुनंदा पुष्कर की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो तुरंत एम्बुलेंस और बाकी सारे लोगों को कॉल करते हैं और जिसके बाद उस समय के एविडेंस के अनुसार तुरंत पुलिस इसे एक सुसाइड का रूप देने लगती है। उस समय सेंटर में यूपीए की गवर्नमेंट भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से शशि थरूर के ऊपर यूपीए गवर्नमेंट का हाथ भी था। अब समझिए इस केस में आगे क्या होता है। सुनंदा पुष्कर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और 19 जनवरी को सुनंदा पुष्कर की बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और इसमें यह पता चलता है कि 1 दर्जन से भी ज्यादा सुनंदा पुष्कर के बॉडी के ऊपर मार्क्स थे, जो कि शशि थरूर एक्सेप्ट कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में स्कफल हुआ था, यानी कि एक लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इतने सारे मार्क आ गए थे सुनंदा पुष्कर के बॉडी में। और कई जगह उनके बॉडी में बाइट मार्क भी थे और उनके फेस पे थप्पड़ मारने जैसा या मुक्का मारने जैसा एक निशान भी था। अब इस केस के
इसके तुरंत बाद 17 जनवरी के बाद इसको एक सुसाइड का रूप देने की कोशिश की जा रही थी, ये बोलते हुए कि सुनंदा पुष्कर कई सारी तरीके के मेडिकेशन लेती है जिसके ओवरडोज की वजह से सुनंदा पुष्कर की मृत्यु हो गई है। लेकिन एम्स के इस रिपोर्ट ने, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस चीज को जग जाहिर कर दिया था कि इनकी मृत्यु जहर के वजह से हुई है और ये कहीं से भी सुसाइड था नहीं। 2014 की बात कर रहे हैं हम लोग, जुलाई 1-2 की बात करते हैं, जब एम्स के जो हेड थे, जो इस पूरे फॉरेंसिक टीम को लीड कर रहे थे सुनंदा पुष्कर की बॉडी की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, वो ये बोलते हैं कि मुझे सेंटर के तरफ से, कई सारे पॉलिटिशियन के तरफ से और एम्स के बाकी सारे हेड्स की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलने के लिए। ये सब न्यूज मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं करता है क्योंकि उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और शशि थरूर को सब एक आइडल की तरह देखा करते थे। इस केस के पब्लिक के सामने आने के 1 साल बाद फाइनली एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है जिसमें सुनंदा पुष्कर को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उनका मर्डर हुआ था। और इसके बाद 1 साल के बाद, सुनंदा पुष्कर के डेथ के 1 साल के बाद, इस पूरे केस में एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। शशि थरूर वाज शॉक्ड, ही एक्सप्रेस्ड हिज शॉक ऑन सोशल मीडिया और उन्होंने बोला जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके साथ फुल कोऑपरेट करूंगा। इसके बाद आगे जाकर शशि थरूर को भी एक प्राइम सस्पेक्ट बना दिया जाता है और उन्हें भी कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उनके खिलाफ सुनंदा पुष्कर मामले में केस चलेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपी माना है। अगस्त 18, 2021 को दिल्ली की एक कोर्ट शशि थरूर को बाइज्जत बरी कर देती है, ये बोलते हुए कि शशि थरूर के खिलाफ इनफ एविडेंसेस नहीं है। आप देखिए, चेन ऑफ इवेंट्स देखिए और आप शशि थरूर के काले इतिहास को देख भी सकते हैं, कैसे उनके पूरे पब्लिक के सामने शशि थरूर की एक मर्डरर की इमेज बन गई थी। लेकिन इस इमेज की वजह से और इस इमेज के बावजूद भी शशि थरूर इलेक्शन जीतते रहे थे क्योंकि उन लोकल लोगों को बहुत ही ज्यादा विश्वास था शशि थरूर के ऊपर। इसके बाद भी कई सारे स्कैम्स में फंस चुके हैं हमारे शशि थरूर जी, चाहे वो दुबई बिजनेस स्कैम हो जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की कंपनी थी दुबई वाली, उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे थे और अचानक से करोड़ों के इन्वेस्टमेंट आ रहे थे वहां पे दुबई में। और उस समय बीजेपी और सीपीआईएम जितनी भी पार्टीज थी वो ये बोल रही थी शशि थरूर ये सारे अपने कनेक्शन की वजह से इतने सारे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं अपनी पत्नी की कंपनी के अंदर। लेकिन आगे जाकर फिर से ये जब कोर्ट में केस गया था तो ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, जितने भी पैसे कंपनी में आए हैं वो सारे लीगल वेज में आए हैं और शशि थरूर इज नॉट लायबल फॉर एनी चार्जेस। अब कहीं ना कहीं एक काला इतिहास था शशि थरूर का जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शशि थरूर के बारे में आप जितना जानेंगे आपको उतना ज्यादा इनके बारे में जानने का मन करने लगेगा। 20 साल की उम्र में शशि थरूर ने अनपब्लिश्ड नोवेल ऑपरेशंस बेलोवोस लिखा जो कोल्ड वॉर एस्पिनाज पर थी। लेकिन ये चीज दिखाता है कि शुरुआत से ही शशि थरूर को पढ़ने का कितना ज्यादा शौक था। आज पूरे देश और दुनिया में शशि थरूर के सिर्फ इस मेंटल पावर के बारे में बात की जाती है। वो अपने शब्दों को जैसे पिरोते हैं, यानी कि अपने जो सोच को वो शब्दों में पिरो पाते हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। और ग्लोबल स्टेज में शशि थरूर से अच्छा शायद ही कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के पास आज मौजूद है। We should not be giving money to countries with a space program. No wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. क्योंकि उन्होंने 29 सालों तक यूएन में काम किया है, कई सारे देश के डिप्लोमेट्स के साथ वो उठते बैठते हैं, तो उनको यूजुअली सारे देशों के बारे में हर चीज़ पता रहता ही है। और वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड और इंटेलिजेंट है, जिसकी वजह से शशि थरूर एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन है भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पे। अभी कुछ ही दिन पहले एक 7 लोगों की डेजिग्नेशन बनाई गई है जो कि पूरी दुनिया में जाकर ये दिखाएंगे कि क्यों भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया वो सही था और उन्होंने सही टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक किया है। यानी कि जो नैरेटिव वॉर चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसे स्ट्रेट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इंडिया सही था, उसके लिए 7 लोगों की टीम बनाई गई है जिसमें से शशि थरूर भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब क्यों उन्हें इस टीम में जोड़ा गया है? क्योंकि उनकी एक इंटरव्यू वायरल हो गई थी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। शशि थरूर ने डिफेंड किया था भारत की गवर्नमेंट को और ये बोला था कि जो भी भारत की गवर्नमेंट कर रही है पाकिस्तान में बिल्कुल ही सही कर रही है और ऐसा ही होना चाहिए था। People from Pakistan can't just come across the border, kill innocent civilians who are just enjoying a tourist holiday. But as far as evidence is concerned, don't forget that Pakistan is a master of denial. They denied having anything to do with the Mumbai attacks that killed 170 people on 26/11/2008 until one of the terrorists was caught alive and the Pakistanis had to admit that he and everything he said came from them. ये चीज जस्ट ऑपोजिट जाती है उनके पार्टी के अलाइनमेंट से, क्योंकि उनकी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस से लड़ते हैं शशि थरूर जी और वो बार बार मोदी के साथ स्टेज साझा करते हुए दिखे हैं, जिसके वजह से साल दर साल ये अफवाह उठते हुए आई है कि शशि थरूर किसी भी दिन कांग्रेस छोड़ सकते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जानती है कि शशि थरूर उनके लिए एक एसेट है, तो उन्हें वो बाहर जाने देती ही नहीं है। और शशि थरूर वो रिजेक्ट करते हुए ये आए हैं ये सारे क्लेम्स का कि वो कभी भी बीजेपी
बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो भारत की जो सरकार है उसके बारे में तारीफ करते रहते हैं, जिसके वजह से उन्हें कांग्रेस विरोधी भी बोला जाता है। कांग्रेस में जितने सारे लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि ये घर का बंदा है, लेकिन ये घर के लोगों की ही बुराई करता है, जिसकी वजह से घर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन शायद इतना ज़्यादा पावर कांग्रेस के लीडर्स में है नहीं। 2022 में कांग्रेस का लीडर्स का एक चुनाव भी हुआ था, यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, तो इसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे से सिर्फ 1000 वोट से हार गए थे, जिसकी वजह से वो हेड नहीं बन पाए थे कांग्रेस के। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की पार्टी बन चुकी है। शशि थरूर इसके खिलाफ कई बार बोल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी शशि थरूर कांग्रेस में बने हुए हैं। शशि थरूर जैसे नेता हैं, आप समझिए, उनके कई सारे इंटरव्यूज की क्लिप्स डालूंगा मैं इस वीडियो में। ऐसे नेता हैं शशि थरूर जो एक्चुअली में इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं और कांग्रेस में एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। हर बार मैं बोलता हूं भारत को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी होना चाहिए उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए, और भारत में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन शशि थरूर जैसे नेता अगर हमारे ओपोजिशन में आते हैं और ओपोजिशन को लीड करते हैं तो भारत को एक और रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। सब जो बोलते हैं कि मोदी नहीं तो और कौन, तो जो और कौन का जो नैरेटिव है, और कौन का जो फिल इन द ब्लैंक है, वो कहीं ना कहीं फिल करते हुए दिखेंगे फ्यूचर में हमें शशि थरूर जी, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसे नेता हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात चलते रहती है। ये एक ऐसे नेता है जो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जिसे हर पार्टी को कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए, वो है नेशन फर्स्ट की। यानी कि जब भी सरकार कुछ गलत करती है तो सरकार के खिलाफ वो धरना देने दिल्ली के सड़क में आ जाते हैं और जेल भी चले जाते हैं। लेकिन अगर सरकार कुछ सही करती है तो यही शशि थरूर सोशल मीडिया में जाकर या लोगों के सामने जाकर ये बोलते हैं कि भैया सरकार ने बिल्कुल सही किया था। एक ऐसा एग्जाम्पल है नोटबंदी का, यानी कि डीमोनेटाइजेशन का। पर्सनली डीमोनेटाइजेशन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन शशि थरूर वाज लविंग इट। जब नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में डीमोनेटाइजेशन किया था तो शशि थरूर का इंटरनल ये न्यूज़ है कि वो कई लोगों के पास जाकर बोला करते थे ये डीमोनेटाइजेशन का आइडिया बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। तो सेंटर को हर लेवल पे सपोर्ट करते हुए आए हैं। अपनी पार्टी में रहते रहते अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ भी कटाक्ष करते हैं और सेंटर के खिलाफ भी कटाक्ष करते हैं। लेकिन इतने पावरफुल नेता हैं शशि थरूर कि उनको कांग्रेस से कोई अलग कर ही नहीं सकता है। अब देखिए डार्क पास्ट और उनके ब्राइट साइड, आप किस शशि थरूर को फॉलो करना चाहेंगे? क्या आप उनके पास्ट को पूरा का पूरा माफ करके एक ऐसे शशि थरूर को फॉलो करना चाहेंगे, एक ऐसे शशि थरूर का नाम लेना चाहेंगे जो आज भारत को ग्लोबली रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आप अभी भी सस्पिशियस हैं उनके पास्ट को लेकर? आप अभी भी सोचते हैं कि क्या सच में शशि थरूर ने अपनी पत्नी को मारा था, या फिर एक ऐसे स्कैम का जन्म दिया था उन्होंने जिसकी वजह से कोची टस्कस और सहारा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई थी? इन सब बातों का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।